चलो बेटा, लास्ट क्लास में इंटर हेलोजन कंपाउंड तक डिस्कशन कर लिया था हम लोगों ने। देखिए, इंटर हेलोजन कंपाउंड के बाद है ना, हेलोजन फैमिली में जो कुछ और रिएक्शंस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगला जो प्रॉपर्टी आता है दैट इज रिएक्शन विद वाटर, है ना। अब ये ध्यान रखिएगा, आज हम लोग हेलोजन फैमिली में जितनी भी रिएक्शंस लिख रहे होंगे सब पे पहले स्टार मार्क कर लेना। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला आएगा रिएक्शन विद वाटर, दूसरा आएगा हेलोजन और हेलाइड का जो भी है ना रिएक्शन होगा, और तीसरा आएगा रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद हेलाइड्स। ये तीन चीजें आएंगी आपके सामने। तो सबसे पहले अगर वाटर की रिएक्शंस की बात करें हम लोग, तो F2 का रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा? वाटर के साथ। Cl2 का रिएक्शन करा रहे हैं बेटा वाटर के साथ। इसके बाद Br2 का रिएक्शन आ रहा है वाटर के साथ, और लास्ट आएगा I2 का रिएक्शन विद वाटर। याद करिए, आपको पॉइंट बताया गया था आयो बाहरकल संबित पात्रा, है ना। NaOH के साथ जब उनकी रिएक्शन कराई थी तो क्या मिला था? डिस्प्रोपोर्शनेशन। जो NaOH के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाते हैं वो लगभग लगभग वाटर के साथ भी डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाते हैं। बस आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है जो NaOH के साथ तो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है लेकिन वाटर के साथ डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होता है। इसके लिए एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है बेटे। मतलब इसका डेल्टा जी कैसा है बेटा? पॉजिटिव, है ना। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो आप समझ सकते हैं रिएक्शन कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या फ्रेम करेगा यहाँ पर कि कौन सा ऐसा हेलोजन है जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है? तो अपने को पता होना चाहिए वाटर के साथ कौन रिएक्शन नहीं करेगा? I2 रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा देखें, क्लोरीन और ब्रोमीन की अगर बात की जाए तो क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर के साथ क्या दिखाते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं। जैसा हम लोगों ने NaOH के साथ भी पढ़ा था, सेम वही कंडीशन है। याद करिए, ये सब जब वाटर के साथ NaOH के साथ भी डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखा रहे थे तो एक दो टुकड़े किए थे। एक जमीन में गाड़ दिया था, मतलब मिनिमम स्टेट वाला। तो यहाँ पर क्लोरीन का मिनिमम स्टेट क्या बनेगा बेटा? Cl-1। ब्रोमीन का मिनिमम स्टेट क्या बनेगा? -1। और बोला था साथ में हाइपोअस एसिड वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो हाइपोअस एसिड वाला प्रोडक्ट कौन बनेगा? इसका HOCl। और इसका क्या बनेगा? HOBr। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। इनमें से ये जो Cl2 वाला रिएक्शन है ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ब्लीचिंग एक्शन के अंदर भी क्लोरीन वाज अ ब्लीचिंग एजेंट, वाटर के साथ है ना, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता था ये। तो HCl बनता था, HOCl बनता था। HOCl फिर फर्दर डिकम्पोज होके एक ऑक्सीजन रिलीज करता था, और वो ऑक्सीजन क्या दिखाता था? ब्लीचिंग एक्शन दिखाता था। अब आते हैं F2 के ऊपर। F2 जो है ये वाटर के साथ डिसप्रपोर्शनेशन नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पे पॉजिटिव स्टेट नहीं आ सकता, नेगेटिव जरूर आ सकता है। तो यहां पर जो फ्लोरीन की रिएक्शन है वाटर के साथ, उसमें बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को क्या कर देगा बेटा? डिस्प्लेस कर देगा। तो तीन तरह के क्वेश्चन इन रिएक्शंस को लेकर फ्रेम होंगे आपके सामने। पहला क्वेश्चन सुनेगा, पहली रिएक्शन देखे जरा ध्यान से। आपसे पूछता है कौन सा ऐसा हेलोजन है जो वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है? वाटर को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करना, है ना। वाटर में ऑक्सीडाइज किसको किया जाएगा? ऑक्सीजन को, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है? तो फ्लोरीन इकलौता ऐसा हेलोजन है जो वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्योंकि आप देखें उस रिएक्शन में तो ऑक्सीजन -2 से कहां जा रहा है बेटा? 0। या फिर इसको आप ऐसा पढ़े, जूनियर क्लासेस में आप पढ़ते थे कि मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। ये वैसे ही है, ये नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो अपने से लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो ये रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा बाकी कौन वाटर के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखा सकता है? तो क्लोरीन ब्रोमीन। और कौन सा ऐसा हेलोजन है जो वाटर के साथ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिखाएगा या रिएक्शन नहीं दिखाएगा? तो वो कौन हो जाएगा? आयोडीन। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकते हैं। इन तीनों में हाँ ना, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, तो इसका जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर है आप देख सकते हैं, नीचे जाने पर वाटर से रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो solubility in water decreases down the group.
चले बेटा, है ना, यहाँ पर ये जो नोट है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं एक बार। एक स्टेटमेंट लिखता है एनसीईआरटी, कल आपको बताया था इन हेलोजेंस के कलर बताए थे। F2 का कलर क्या था बेटा, येलो। Cl2 का था ग्रीनिश येलो। तो एनसीईआरटी लिखता है कि ये जो क्लोरीन वाटर है ना, क्लोरीन वाटर है मतलब वाटर में आपने क्लोरीन को डिसॉल्व किया, क्लोरीन का सॉल्युबिलिटी वाटर में फ्लोरीन से कम है। तो क्या हुआ, जैसे मान लो आपने वाटर लिया और उसमें क्लोरीन गैस डाला, तो सारा का सारा क्लोरीन गैस एक साथ डिसॉल्व नहीं होगा या एक साथ रिएक्ट नहीं करेगा। थोड़ा सा क्लोरीन तो डिसॉल्व हो गया, जो क्लोरीन डिसॉल्व हुआ वो किस में चेंज हो गया, HCl और HOCl में। लेकिन जो बचा हुआ क्लोरीन है, जब तक वो पानी में रहेगा तब तक पानी का जो कलर है वो आपको येलोइश दिखेगा। कैसा दिखेगा, येलोइश, ग्रीनिश येलो कलर होता है, बट येलो अपीयरेंस आता है पानी के अंदर, तो येलोइश कलर दिखेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद सारा जो कलर था येलो कलर था, जैसे जैसे क्लोरीन डिसॉल्व होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम लग रहा है, जब सारा क्लोरीन डिसॉल्व हो जाएगा तो वो येलो कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी लिखता है कि क्लोरीन वाटर जो है वो अपना कलर लूज करता है थोड़ी देर के बाद। और क्यों लूज करता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। मतलब पहले Cl जब तक है तब तक कलर दिखेगा, और जैसे जैसे Cl HCl और HOCl में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा तो जो कलर आपको दिख रहा था वो कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, यहां पर लिख लीजिएगा। क्लोरीन वाटर ब्रैकेट में येलो, क्लोरीन वाटर ब्रैकेट में येलो लूजेस इट्स कलर, क्लोरीन वाटर ब्रैकेट में येलो loses its color on standing due to formation of HCl and HOCl. Chlorine water loses its color on standing due to formation of HCl and HOCl. Due to formation of HCl and HOCl, है ना। चलिए अब आते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रिएक्शन बिटवीन हैलाइड एंड हेलोजन के ऊपर बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। जब हैलाइड और हेलोजन की रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले आपके सामने आ रहा बेटा F माइनस, फिर आ रहा Cl माइनस, फिर आ रहा Br माइनस, फिर आ रहा I माइनस। अब याद करिए जब हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था तो आपको ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर बताया था हेलोजेंस का। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर आई होप सबको पता होगा कि फ्लोरीन इन सब में से सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर है। और इनका रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा ऑब्वियसली। तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस इसका क्या आ जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर आ जाएगा। अब बात आती है रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरीन मोर रिएक्टिव, क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव, ब्रोमीन और कम रिएक्टिव और आयोडीन और कम रिएक्टिव। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब ध्यान से देखें, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपने कहां पर पढ़ा हुआ है, हाँ पीरियोडिक टेबल में, वेरी गुड। पीरियोडिक टेबल में आई का एप्लीकेशन पढ़ा था कि ग्रुप 1 का रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ता था और ग्रुप 17 का रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप कम होता था। तो ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लोग जो रिएक्शंस देखने वाले हैं उसको हम लोग इन तीनों में से किसी भी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा रिएक्टिविटी के बेस पे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर का भी मैं बीच बीच में बता दूंगा आपको। क्योंकि एग्जाम में क्या हो सकता है कि एग्जाम में इसको सॉल्व करने के लिए हो सकता है एग्जाम में स्टेटमेंट लिखा है, और स्टेटमेंट हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बेसिस पे दे दे, हो सकता है रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे दे दे, या हो सकता है रिएक्टिविटी के बेस पे दे दे। तो अपने को समझ में आना चाहिए तीनों पैटर्न पे सॉल्व करना है इसको। ध्यान सुना, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, पहले बोल चुका हूं। यहां पर आपको जब एग्जाम में ये रिएक्शन दिखेगा तो अभी तो मैंने आयन लिखा हुआ है, रिएक्शन में आपको सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, सॉल्ट, है ना। आयन मिल जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्ट मिलेगा मेनली। और वो जो सॉल्ट मिलेगा वो S ब्लॉक का सॉल्ट मिलेगा। किसका सॉल्ट मिलेगा, S ब्लॉक। और वो जब सॉल्ट दिखेगा ना तो आपको में पहचानना होगा कि रिएक्शन ये वाली है। यही सबसे बड़ा टारगेट रहेगा आपके सामने एग्जाम में। रिएक्शन, फिर से बोल रहा हूँ, ये समझ में तो आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में ये वो रिएक्शन जो दिख रही है वो यही है या नहीं है, ये पहचानना बहुत जरूरी होता है। जब तक वो सिली मिस्टेक होती रहेगी, ये बात ध्यान रखना। अब देखो क्या होगा, एग्जाम में यहां पर आपको कोई कैटायन दिया जाएगा। जैसे अभी फिलहाल में मैं कैटायन कौन लगा दे रहा हूं, Na। वो जो कैटायन आएगा, अभी आप कैटायन को भूल जाइए, आपको लिखना नहीं, आप तो समझिए बस बात को, है ना। अपन बिना कैटायन के सॉल्व करेंगे क्योंकि कैटायन कुछ भी आ सकता है। वो जो कैटायन आपको दिखेगा वो S ब्लॉक का कैटायन दिखेगा। किसका कैटायन दिखेगा, S ब्लॉक, ठीक है। अब S ब्लॉक का कैटायन दिख रहा है तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें एग्जाम में आ सकती है पहले वो जज करिए। आपको एक रिएक्शन दिया, ये वाला बी वाला रिएक्शन देखो, NaCl प्लस F2। तो अब जब ये रिएक्शन आपको एग्जाम में दिखा तो इतना तो समझ में आ गया कि NaCl प्लस F2 लिखा है, मतलब रिएक्ट कराना है, ये तो समझ में आ ही रहा है। पर अब आपके दिमाग में वहां क्या आएगा कि ये रिएक्शन किसकी है। तो पहली चीज आपके दिमाग में आएगी NaCl दिख रहा है,
तो NaCl दिख रहा है तो आपके दिमाग में आ सकता है कि ये Na से रिलेटेड रिएक्शन है। और NaCl आपने पढ़ा था रॉक्सा, रॉक्सा में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं लिखाई गई आपको, आधे पेज में तो रॉक्सा खत्म हो गए थे, समुद्र मंथन ही तो था रॉक्सा में, और था ही क्या। बात समझिएगा है ना, आपने वो पैटर्न समझना, एग्जाम में रिएक्शन पहचानते कैसे, क्योंकि रिएक्शन आप याद करके भी जाते हो और रिएक्शन याद करके गए लेकिन एग्जाम में फिर समझ नहीं आया, फिर बाद में तो अबे ये तो वो वाली रिएक्शन थी, याद तो थी पर वहां याद नहीं आया, तो फिर ऐसी रिएक्शन की क्या मतलब। ठीक है, तो इसीलिए आपको एग्जाम में NaCl दिखेगा, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, Na, समझना। अब बाई चांस Na के बदले उसने KCl दे दिया, तो KCl का तो कोई रिएक्शन ही नहीं पढ़ा आपने। अरे एस ब्लॉक में KCl कुछ पढ़ा क्या आपने, नहीं पढ़ा। वहां तो कंपाउंड ही कौन कौन से पढ़े, एक NaCl पढ़ा, एक NaOH पढ़ा, उसके बाद सोडियम के बाइकार्बोनेट और वॉशिंग सोडा, और बाकी कैल्शियम के पढ़े। समझिएगा ना, पैटर्न समझिए, रिएक्शन कैसे पहचाननी होती है एग्जाम में। तो पहली चीज आपको जब ये रिएक्शन दिखेगी तो आपके दिमाग में Na आएगा। Na कहाँ का है, एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक के कंपाउंड में NaCl पढ़ा क्या, हाँ पढ़ा, लेकिन NaCl की ऐसी रिएक्शन आपने नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब है कि Na हट गया, Na इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका कोई रोल नहीं है इस रिएक्शन। फिर आपको Na के अलावा क्या दिख रहा है, Cl। Cl कौन से ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है। P ब्लॉक में कौन सा ग्रुप है, 17 है। क्या उधर भी 17 दिख रहा है साथ में, यस। और 17 में हमने क्या पढ़ा है, क्या 17 में हमने हेलोजन हेलोजन की कोई रिएक्शन पढ़ी, और 17 में हमने क्या पढ़ा, रेडॉक्स पढ़ा। ग्रुप 16 17 डी ब्लॉक क्या मिलेगा, रेडॉक्स। तो अब आप इसको भूल के सोचिए कि क्या इन दोनों के बीच में रेडॉक्स विडॉक्स टाइप का कोई रिएक्शन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो आपको वहां जज होना चाहिए कि इस टाइप की रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है ग्रुप 17 के अंदर। अब KCl आ गया तो भी समझ में आना चाहिए, KCl तो पढ़ा ही, तो मतलब K का तो रिएक्शन नहीं होगा, Cl का रिएक्शन होगा। तो Cl की रिएक्शन याद करिएगा कि क्या उसमें कुछ ऐसा पड़ा था या नहीं पड़ा था, तो रिएक्शन जज करना जरूरी है। अब देखिए यहां पर, अब मैं Na को हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वहां पर मैंने बोला आपको कैटायन जो मिलेगा वो एस ब्लॉक का मिलेगा। एस ब्लॉक का कैटायन क्यों देगा, क्योंकि आपको जो रिडॉक्स कराना है वो रिडॉक्स में हेलोजन पार्टिसिपेट करना चाहिए, कैटायन पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, और इसीलिए कैटायन एस ब्लॉक का देगा, क्योंकि एस ब्लॉक का कैटायन एक ही स्टेट दिखाता है, +1 ग्रुप 1 होगा और +2 ग्रुप 2 होगा। तो और अगर यहां पर डी ब्लॉक का कैटायन देते तो वो तो खुद ही रिडॉक्स कर लेगा, तो इसीलिए कैटायन हमेशा किसका मिलेगा, एस ब्लॉक का। तो आपके दिमाग में एस ब्लॉक की रिएक्शन आ सकती है, तो एस ब्लॉक की रिएक्शन नहीं है ये किसकी रिएक्शन है, पी ब्लॉक की, रिडॉक्स होगा यहां पर, ध्यान से देखिए। अब एक बात बताइए, पहले इसके हिसाब से चल रहा हूं, रिएक्टिविटी के हिसाब से ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। NaF आप इसको मान के चलेंगे सॉल्ट है, ये कंपाउंड है। क्या इस कंपाउंड में बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन कौन है बेटा, फ्लोरीन। क्या फ्लोरीन इंडिविजुअल है या कंपाउंड में बैठा हुआ है, कंपाउंड में। और आप जानते हैं जब डिस्प्लेसमेंट होता है, मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन, और जो रिएक्टिव है वही कंपाउंड में बैठा हुआ है। क्या लेस रिएक्टिव वाले आके उसको हटा सकते हैं क्या, नहीं, इसका मतलब देयर विल बी नो रिएक्शन। ये समझ में आना चाहिए अपने को कि ये रिएक्शन नहीं होगी। आगे बढ़ जाए, सपोज ये NaCl है, कोई सॉल्ट है, सॉल्ट में कौन बैठा है, क्लोरीन, और रिएक्ट करने कौन आ रहा है, फ्लोरीन। क्या फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज्यादा है या नहीं है, तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, यस। अच्छा डिस्प्लेस करेगा तो खुद कंपाउंड में जाएगा। अच्छा जब ये कंपाउंड में जाएगा तो क्या समझ में आ रहा है कि NaCl का क्या बन जाएगा, NaF, मतलब फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और Cl बाहर निकलेगा तो Cl2 के फॉर्म में निकलेगा। ये समझ में आना चाहिए, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, तभी तो कंपाउंड से बाहर आ पाएगा। इसी तरीके से आप यहां पर बढ़े कि Cl माइनस NaCl है, और NaCl से रिएक्ट करने कौन आ रहा है, Br। क्या Br उसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं। क्या I2 उसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब देयर विल बी नो रिएक्शन। अब यहां पर NaBr आपको दिया, और Br से रिएक्ट कौन करने आ रहा है, F2। क्या F2 की रिएक्टिविटी ज्यादा है, यस है, और अगर ये रिएक्टिव ज्यादा है तो अंदर बैठ जाएगा, और बैठ जाएगा तो क्या बन जाएगा, F माइनस। Cl जाएगा तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस, और बाहर किसको डिस्प्लेस कर देंगे, Br2 को। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये वाला कंपाउंड गया तो देयर विल बी नो रिएक्शन, क्योंकि I2 उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और यहां ये तीनों का पावर ज्यादा है तो तीनों उसको डिस्प्लेस कर देंगे, और तीनों डिस्प्लेस कर देंगे तो आपको F गया तो F माइनस मिल जाएगा, Cl गया तो Cl माइनस मिल जाएगा, Br गया तो Br माइनस मिल जाएगा, और I2 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। एक तो ये रिएक्टिविटी से हमने समझा। जैसे एग्जाम में स्टेटमेंट आया कि when NaCl reacts with F2 then fluorine can displace chlorine from its compound। क्या ये बात सही है, यस, रिएक्टिविटी के बेस पे बिल्कुल सही बात है। और बोलेगा बिकॉज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन देयरफॉर द रिएक्शन विल हैपन। अब आइए इसको समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर से, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा भी आ सकता है, इससे भी समझ सकते हैं। तो अब आप समझिए,
ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का। और बताइए इधर ध्यान से देखना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर में आपने मॉलिक्यूल लिया है या आयन लिया है? मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है और ये आयन है, ध्यान रखना। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में आप मॉलिक्यूल की तरफ देखो, आयन को नहीं देखना है आपको, समझिएगा। तो मैं इसको देखूंगा, इसको नहीं देखूंगा, मैं इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर लेके चलूंगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर लेके नहीं चलूंगा, इनका क्या लेके चलूंगा? रिड्यूसिंग नेचर। तभी मैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर से समझा रहा हूं, समझिएगा। क्या ऑक्सीडाइजिंग नेचर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है या नहीं बेटा? है। अच्छा अभी बताइए, फ्लोरीन यहां पर बैठा हुआ है कंपाउंड में, ऑक्सीडाइज करने कौन आ रहा है? क्लोरीन। कौन आ रहा है? ब्रोमीन। कौन आ रहा है? आयोडीन। क्या क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की औकात है क्या कि वो फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर पाए? नहीं, फ्लोरीन तो इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो क्या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर पाएंगे? नहीं। इसका मतलब है देयर विल बी नो रिएक्शन। आगे बढ़िए, यहां पर कौन है? क्लोरीन, भूल जाइए इसे। ऑक्सीडाइज करने कौन आ रहा है? फ्लोरीन। आपको तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखना, मतलब टू वाला देखना, F2Cl2Br2I2। क्या फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से ज्यादा है या नहीं है? है। तो क्या ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा? यस। अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो एक बात बताओ, हेलोजन -1 से ऑक्सीडाइज होकर कौन सी स्टेट पे जाता है? जीरो। पढ़ चुके हैं। तो हेलोजन -1 से ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब क्लोरीन -1 से ऑक्सीडाइज हुआ, कहां गया? जीरो। और इसने अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया तो खुद रिड्यूस होगा। और हेलोजन अगर जीरो से रिड्यूस होता तो एक ही तो स्टेट है, -1, कहां चला गया? -1। क्या ये बात समझ में आ रही बेटे? आइए यहां पर अगली रिएक्शन में, अभी क्लोरीन बैठा हुआ है, क्लोरीन को साइड रखिए। ऑक्सीडाइज करने कौन आ रहा है? ब्रोमीन। क्या ब्रोमीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से ज्यादा है या कम है? कम है। तो क्या ये क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर पाएगा? नहीं। क्या ये आयोडीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर पाएगा? नहीं। मतलब देयर विल बी नो रिएक्शन। आइए यहां पर, अब आया ब्रोमीन का रिएक्शन, किससे करा रहे? फ्लोरीन और क्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग पावर से देख रहे हैं, मतलब इसको देखना है। क्या फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ब्रोमीन से ज्यादा है? यस। मतलब ये ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। और अगर ब्रोमीन -1 में और ऑक्सीडाइज किया तो हेलोजन -1 से कहां जाएगा? जीरो पे। और जिसने ऑक्सीडाइज किया उसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन। और ये जीरो से रिड्यूस होकर कहां जाएंगे? -1 में चले जाएंगे। और सिमिलरली I- को FClBr, इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके -1 से कहां पहुंचा देंगे? जीरो पे। और खुद जीरो से रिड्यूस होके कहां चले जाएंगे? -1 पे। एक तो ये तरीका है। तो इसमें स्टेटमेंट कैसा आएगा? बिकॉज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमाइड या ब्रोमीन, therefore fluorine and chlorine can oxidize Br minus into Br2 and get self reduced from F2 या Cl2 to F minus and Cl minus। तो बात सही है। अब आइए इसको रिड्यूसिंग नेचर से देखते हैं। अच्छा रिड्यूसिंग नेचर देखना है तो 2 वाला फॉर्म देखोगे या एनायन वाला फॉर्म देखोगे? एनायन। तो अब इसको भूल जाइए, इसको देखिए। क्या सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट आयोडाइड होता है या नहीं होता? होता है। और F माइनस का रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम है, F माइनस आया। इसका रिड्यूसिंग पावर स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है। तो क्या ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रिड्यूसिंग नेचर देख रहे हैं, क्या ये रिड्यूस कर सकता है? क्या नहीं, रिड्यूस नहीं करेगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। अब आइए Cl माइनस, क्या Cl माइनस का रिड्यूसिंग नेचर F से ज्यादा है या कम है? ज्यादा। अगर Cl का रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है तो अपने सामने वाले को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो अगर इसने फ्लोरीन को रिड्यूस किया तो आप देखो फ्लोरीन जीरो से कहां जा रहा है? -1। और सामने वाले को रिड्यूस किया तो खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। तो -1 से कहां जा रहा है? जीरो। क्या बात समझ में आ रही है? ये पैटर्न चलेगा। तो 3 तरीके से ये रिएक्शन पूछ सकता है एग्जाम में। स्टेटमेंट किसी का भी पूछे समझ में आना चाहिए। मैंने तीनों तरीके आपको समझा दिया, अब इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जा सकता। ठीक है, नोट कर लें इसे।
चलो बेटा, है ना। अब ये रिएक्शंस के बाद नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। रिएक्शन बिटवीन हैलाइड आयन एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 हम लोग देखने वाले। ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन। कल आपको बताया था कि जो हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, ये किसकी तरह काम करता है बेटा? मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है और उसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो बेटा? हैलाइड आयन से करा रहे हो। ध्यान सुनना, यहाँ पर आपको फिर से सॉल्ट दिए हुए हैं, जैसा मैं यहाँ पर बोल रहा था कि सॉल्ट दिया जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि सॉल्ट का, आप याद करिए NaCl में कोई आपने H2SO4 से रिएक्शन कराई थी क्या? नहीं कराई थी। तो आपको समझ में आना चाहिए रिएक्शन सोडियम वाले कंपाउंड की नहीं है, किसकी है बेटा? हैलोजन और सल्फ्यूरिक एसिड की है। और हैलोजन और सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप 16 17 के हैं, मतलब रेडॉक्स रेडॉक्स दिमाग में आ जाना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले Na+F-, Na+Cl-, Na+Br- और Na+I-। यहां पर सल्फर की स्टेट देखें आप H2SO4 में, क्योंकि रेडॉक्स है तो स्टेट से काम चलेगा, तो पहले स्टेट लिख रहे हैं। ये देखिए, क्या यहाँ पर इन सारे रिएक्शंस में सल्फ्यूरिक एसिड अपने मैक्सिमम स्टेट पे बैठा हुआ है? सल्फर बेटा यस, मतलब ये नीचे जाने को तैयार है। और हेलोजन को अगर आप देखें रेडॉक्स के पर्पस में, तो वो नीचे बैठे हैं, ऊपर जाने को तैयार है, मतलब रेडॉक्स के लिए परफेक्ट कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर रेडॉक्स नहीं होगा, क्योंकि फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज करने की औकात H2SO4 के पास नहीं है। नाइट्रिक एसिड ने फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं किया था, ओजोन ने फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं किया था। तो H2SO4 तो एक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ये बात ध्यान रखनी है बिल्कुल। फ्लोराइड को आपके सिलेबस में लगभग लगभग कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो अब आप ये जब ऑक्सीडाइज नहीं करेगा तो रेडॉक्स नहीं होगा, रिएक्शन होगी पर रेडॉक्स नहीं होगा। रिएक्शन विल बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हुआ तो कैटायन एनायन एक्सचेंज कराइए, आपको क्या मिल जाएगा बेटा? Na2SO4 और साथ में क्या मिल जाएगा? HF मिल जाएगा। मतलब फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कराया गया, जो जिस स्टेट में था उसी स्टेट में है, क्योंकि फ्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करा के F2 बनाने का पावर H2SO4 के पास नहीं है। Cl2 के पास भी वो पावर नहीं था, Br2 के पास भी वो पावर नहीं था, I2 के पास भी वो पावर नहीं था, HNO3 के पास वो पावर नहीं दिख रहा है आपको, O3SO2 जो भी आपने पढ़ा उनमें से किसी के पास ये पावर नहीं है। KMnO4 पढ़ोगे वो भी ये कारनामा नहीं करेगा, K2Cr2O7 पढ़ोगे वो भी ये कारनामा नहीं करेगा। मतलब आपके सिलेबस में कोई भी F- को F2 बनाना नहीं चाहेगा, या पावर नहीं है ऐसा बोल दे। आगे आइए, अब आते हैं Cl- में। ओजोन याद करिए, क्या मैंने बोला था बाकी जगह पर कि X- को हम X2 में बदल रहे थे या नहीं बदल रहे थे? बदल रहे थे बाय यूजिंग एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसमें F- तो हमने कहीं भी नहीं लिया, पर बाकी जगह पर हमने Cl, Br और I की बात कर रखी है। लेकिन H2SO4 एक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन जब हमने लिखा था तो ओजोन Cl- को Cl2, Br- को Br2, I- को I2 बदल रहा था, लेकिन H2SO4 ये काम नहीं कर पाएगा। फिर से, जैसे F- को कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है, वैसे Cl- को बाकी तो ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन कौन ऑक्सीडाइज नहीं करेगा? H2SO4। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये Cl के कंपैरिजन में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो यहां पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगी। आपके सिलेबस में दो ऑक्सीडाइजिंग, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप पढ़ोगे उनमें से दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम नहीं कर पाएंगे, एक H2SO4 और एक K2Cr2O7 डी ब्लॉक के अंदर। K2Cr2O7 भी क्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। वो क्लोराइड के साथ क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट दिखाता है, वहां वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, वहां भी ये बात आएगी। तो ये आपको अब याद रखना है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात है, तो इसलिए याद रखना ही पड़ेगा आपको कि Cl- को देखो, F- को तो कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, पर Cl- को दो चीजें ऑक्सीडाइज नहीं करेंगी। कौन कौन नहीं करेगा? एक तो H2SO4 और दूसरा K2Cr2O7। अभी बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से कम होगा। चलिए आइए, यहां पर Cl- इसके साथ रेडॉक्स नहीं दिखाएगा, बट डबल डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा तो आपको क्या मिलेगा बेटा? Na2SO4 और साथ में क्या मिल जाएगा? HCl। HCl के पहले भी बता चुके हैं, व्हाइट फ्यूम्स मिलते हैं आपको। आगे देखिए, Br- I- इनको ऑक्सीडाइज करने का पावर H2SO4 के पास होता है, और इसलिए यहां पर कौन सी रिएक्शंस हो जाएंगी बेटा? रेडॉक्स। और यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा? रेडॉक्स। अब आप देखिए, रेडॉक्स हो रहा है तो पहली बात मैंने बोला था, ये जो S ब्लॉक का कैटायन आपको दिया जाता है यहां पर, वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है। मेटल के सामने एसिड आया, मेटल के सामने एसिड आया, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। Na2SO4 बनाना है आपको, क्योंकि Na2SO4 में आप देख सकते हैं सोडियम ने रेडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। पर रेडॉक्स किसके बीच में होगा? हैलाइड और सल्फर। हैलाइड और सल्फर। सल्फर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। बताइए, हेलोजन -1 से अगर ऑक्सीडाइज होता कहां जाता है? जीरो पे।
तो मतलब Br माइनस विल गेट कन्वर्टेड इनटू Br2 एंड I माइनस विल गेट कन्वर्टेड इनटू I2। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो सल्फर का क्या होना है, रिडक्शन। तो सल्फर +6 से रिड्यूस होके कहां जाएगा, +4। +4 में इसका ऑक्साइड कौन बन रहा है, SO2 बन रहा है। तो SO2 में इसका स्टेट कितना आ जाएगा बेटा, +4। ये कंडीशन है। साथ में वाटर भी मिलेगा, मतलब H2SO4 को आप H2SO3 लिख सकते हैं, और H2SO3 में SO2 के साथ कौन होगा, वाटर होगा। बट वाटर में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, आप चाहे तो लिख भी लेना। तो ये SO2 के फॉर्म में आपको मिलेगा। कल भी ऐसी कुछ रिएक्शन हमने देखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें बिल्कुल याद होना चाहिए आपको कि A और B मतलब फ्लोराइड और क्लोराइड डबल डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे, और ब्रोमाइड और आयोडाइड रिडॉक्स दिखाएंगे। फ्लोराइड में कुछ अलग नहीं है, जैसा सब में होगा वही होगा। लेकिन Cl- के लिए बिल्कुल याद रखिएगा, दो चीजें ऑक्सीडाइज नहीं करेंगी, एक H2SO4 और दूसरा बोल दिया आपको K2Cr2O7। चलिए बेटा, है ना। अब यहाँ पर ये जो हेलोजन और कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट दो कंपाउंड्स आपको पढ़ने हेलोजन फैमिली में। पहला तो आता है बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड, और दूसरा कौन सा आता है बेटा, क्लोरीन। दोनों की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज भी बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल देते हैं नॉर्मली। तो ये जो है इसका प्रिपरेशन कैसे हो रहा है, वहां पर देखिए वो जो सेकंड रिएक्शन है बी, वही रिएक्शन ये है। NaCl का रिएक्शन जब आप H2SO4 से कराएंगे तो क्या उस रिएक्शन में प्रोडक्ट में HCl मिल रहा है या नहीं मिल रहा है बेटा, मिल रहा है। ये वही रिएक्शन है, बस वहां पर एक स्टेप में लिखिए, यहाँ दो स्टेप में रिएक्शन लिखी गई है। H2SO4 कल पढ़ा था, ये डाई बेसिक एसिड होता है। तो इसके दो तरह के सॉल्ट्स बनते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट बाय सल्फेट सॉल्ट जो कि एसिडिक होता है, और दूसरा सल्फेट सॉल्ट। तो पहले इसका एक H+ निकला, एक H+ एक Cl से जुड़ रहा है, और आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगी वहां पर, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक H निकला, एक Cl से जुड़ा HCl, और साथ में जो सॉल्ट बना वो क्या बना बेटा, NaHSO4 बाई सल्फेट सॉल्ट मिला। ये अभी एसिडिक है तो इसको एज इट इज ले लिया, क्योंकि अभी H+ और दे सकता है। और सामने रिएक्शन वापस से किससे कराई, NaCl से। तो इसका एक H निकला, इसके Cl से अटैक करके HCl बाहर, और साथ में क्या मिल रहा है बेटा, Na2SO4। इसमें ये जो NaHSO4 मिल रहा है, इसको सॉल्ट केक कहा जाता है, और इसीलिए इस प्रोसेस को सॉल्ट केक मेथड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, सॉल्ट केक मेथड। तो लिख लेना, दिस प्रोसेस is known as salt cake method. This process is known as salt cake method. इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो भी लिख ले, H2SO4 is used, H2SO4 is used for drying of HCl. H2SO4 is used for drying of HCl. देखिए HCl जो बना रहे हैं आप, एक एसिड है, और एसिड के डिहाइड्रेशन या ड्राइंग के लिए हम लोग एसिड का यूज करेंगे। तो H2SO4 एक एसिड है, तो एसिड को ड्राई करने के लिए, डिहाइड्रेट करने के लिए एसिड का यूज किया जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चले देखें 2 मिनट के। अगला जो रिएक्शन हमें समझना है वो, या जो अगला जो कंपाउंड हमें समझना, बेसिकली क्लोरीन है। देखे ध्यान से, इसका प्रिपरेशन समझिएगा। आपको बनाना Cl2, इधर देखें, Cl2 बनाना है। Cl2 में क्लोरीन का स्टेट क्या है बेटा, 0। क्या हमने ऐसा पढ़ा है,
हेलोजन पे अगर -1 है और उसका रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवा दे तो क्या हेलोजन -1 से 0 पे चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यही रिएक्शन यूज की जाएगी। तीनों रिएक्शन आप देखें, तीनों रिएक्शन में हेलोजन -1 -1 पे है और आप उसका क्या कराने वाले? ऑक्सीडेशन कराने वाले विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर ये काम कराने के लिए दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, एक H2SO4 और दूसरा K2Cr2O7। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, पहला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किया, ये रिएक्शन कौशिकदा का प्रिपरेशन था, सी के सेल वाला, है ना? तो यहां पर आप देखें Cl- ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, पर क्या इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है या नहीं होता है? होता है। तो बेसिकली आप Cl- का एनोड पे क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। और ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो हेलोजन -1 से अगर ऑक्सीडाइज होता है तो किस में चेंज हो जाएगा? 0 में चेंज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी जब हमने कौशिकदा का प्रिपरेशन किया था। NaOH आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा, H2 कैथोड पे रिलीज हो जाएगा, Cl2 एनोड पे रिलीज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ HCl आ गया, यहाँ HCl आ गया। दोनों में क्लोरीन कौन से स्टेट में बेटा? -1। इसको ऑक्सीडाइज करके 0 पे पहुंचाना, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। यहां पर MnO2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं हम लोग। और ये रिएक्शन है ना, एनसीईआरटी में तो है ही है। 11th एनसीईआरटी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वहां पर जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन ही है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी गिवन है, रिएक्शन आपको बहुत पहले ही दे रखी है, 11th क्लास में दे रखी है। तो वहां पर भी ये प्रिपरेशन दे रखी है। ध्यान से देखें, क्लोरीन -1 पे इसको ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइज करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? MnO2। KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और MnO2 भी एक ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब अगर बताइए, हेलोजन -1 से अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो कहां जाएगा बेटा? 0 पे। तो क्लोरीन तो पहुंच गया 0 पे। और रेडॉक्स इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का रिडक्शन भी होगा। और Mn एसिडिक मीडियम में कल बताया था +2 में जाना प्रेफर करता है। कहां जाएगा? +2 में। तो +2 में जाके ये अपना सॉल्ट बना लेगा MnCl2 टाइप का, और साथ ही साथ यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन मिलके H2O रिलीज कर देगा। तो ये रिएक्शन है, पर आपको पूरी रिएक्शन याद नहीं करनी, आपको तो सिर्फ समझ में आना चाहिए कि ये क्लोरीन का प्रिपरेशन हो रहा है। आगे देखिए, डेकॉन्स प्रोसेस 4 नेम वाली प्रोसेस बोली थी, ये लास्ट प्रोसेस है, सिंगल स्टेप का प्रोसेस है। और आप देखिए HCl लिया, हेबर के अलावा चाहे ऑसवर्ल्ड पड़ी हो, चाहे कॉन्टैक्ट पड़ा हो, चाहे डेकॉन हो, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर रहे हो। और वो कौन है? ऑक्सीजन। और कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन होगा। और इस कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन से एक तो Cl2 मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना लेंगे बेटा? H2O। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, है ना? तो तीनों रिएक्शन का बेसिक एक ही है। Cl-1 का है, उसको Cl2 बना रहे हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं आप। एक बार इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल कर लिया, एक बार MnO2 का इस्तेमाल कर लिया और एक बार O2 का इस्तेमाल कर लिया बेटे।
चलो बेटा, है ना, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो लास्ट जो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है ग्रुप के अंदर, उसको हम देखें कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड जो आपको देखा Cl2 की प्रॉपर्टीज है। अब Cl2 की प्रॉपर्टीज क्या है? पहली बात, Cl2 मैंने बोला था एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जब Cl2 एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो जितने भी ब्लीचिंग एजेंट बताए थे, बोला था उनके बारे में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। Cl2 भी दोनों की तरह काम कर सकता है। क्लोरीन 0 पे है और रेंज होता है +1 से लेकर +7 से लेकर -1, तो बीच में है, दोनों तरफ जा सकता है। बट जैसे ओजोन में हमने बोला था कि ओजोन भी दोनों की तरह काम कर सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में ओजोन की रिएक्शन कौन सी थी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। वैसे क्लोरीन भी काम तो दोनों की तरह कर सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसको यूज कैसे किया जाएगा? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात ये आती है कि सर ओजोन में तो समझ में आता था कि ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों था? क्योंकि वो अनस्टेबल था। अनस्टेबल था तो ऑक्सीजन रिलीज करता था और इसीलिए वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। सर क्लोरीन में ऐसा क्या हो रहा है? तो क्लोरीन, एक बात बताइए, क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की? गेन। और अगर कोई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसका क्या होगा? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होगा वो काम किसकी तरह करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन है ना, बेसिक जो अंदर से क्लोरीन की प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने की। इसको अगर पूछा जाएगा, चॉइस पूछा जाएगा, तो ये किसकी तरह काम करना चाहता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जब तक इससे कोई पावरफुल ना आ जाए तब तक ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा। तो अब देखो, क्लोरीन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो खुद क्या होगा? रिड्यूस। 0 से हेलोजन रिड्यूस होकर कहां जा सकता है? एक ही रास्ता है, -1, इसके अलावा कहीं जा नहीं सकता। खुद का होगा रिडक्शन, सामने वालों को क्या करेगा बेटा? ऑक्सीडाइज करेगा। अब आप बताइए, Fe+2 है तो क्या Fe+2 को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है? तो यस। क्या बनाया जा सकता है? Fe+3। ये कौन सा आयन है? आइट आयन है बेटे। और ओजोन में भी पढ़ा था कि आइट आयन अगर है तो उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? 8 में। तो नाइट्राइट आयन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? नाइट्रेट में। और सल्फाइट आयन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सल्फेट में। तो ये आपको पता भी नहीं चाहिए। सल्फर पढ़ भी चुके हैं बहुत बार कि सल्फर +4 से ऑक्सीडाइज होकर कहां जाएगा? +6 में जाएगा। फ्लोराइड आयन है, नो रिएक्शन, आज ही पढ़ा। फ्लोरीन को कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा ये क्लोरीन, पर ब्रोमीन और आयोडीन को ये डिस्प्लेस कर जाएगा। तो Br- will get converted into Br2 and I- will get converted into I2। इसके अलावा आइए नेक्स्ट रिएक्शन I2 में, बहुत बार पढ़ चुके हैं ये हेलाइड है और ये हेलोजन है। ध्यान से देखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना दोनों रिएक्शन। क्या ये हेलोजन की रिएक्शन आपने नाइट्रिक एसिड में पढ़ी थी कि नॉन मेटल मेटल मेटलॉइड में से जब नॉन मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते थे तो इक एसिड बताया था, आयोडिक एसिड और पीरियोडिक एसिड, बार बार बोल चुका हूं। क्या पीरियोडिक एसिड बनता था क्या? नहीं, क्योंकि वो पावरफुल होता है। एक रिएक्शन फिर पढ़ी थी ड्राई आयोडीन मॉइस्ट आयोडीन, वहां पर भी क्या मिला था? पीरियोडिक एसिड मिला था या आयोडिक एसिड मिला था? आयोडिक। तो यहां पर भी वही रिएक्शन हो रही है। I2 जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा तो I2 किस में कन्वर्ट होगा? आयोडिक एसिड में कन्वर्ट होगा। वही रिएक्शन जो आप पहले पढ़ रहे हैं वही रिएक्शन यहां भी हो रही है। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आयोडिक एसिड। आइए नेक्स्ट रिएक्शन पे। अब आ रहे हैं अमोनिया के ऊपर, ध्यान सुना। अमोनिया की रिएक्शन एनसीईआरटी ने दो तरह से दी हुई है, अमोनिया प्लस Cl2, अमोनिया प्लस Cl2। एक बार अमोनिया एक्सेस में दिया हुआ है और एक बार क्लोरीन एक्सेस में दिया हुआ। मतलब ऐसा लिखा है, एक्सेस अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन, और एक बार लिखा है अमोनिया रिएक्ट्स विद एक्सेस क्लोरीन। पर अभी मैं यहां पर क्लोरीन सबके लिए कॉमन लेके चल रहा हूं, तो मैं क्लोरीन के साथ एक्सेस नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने क्या करा? अमोनिया के साथ क्या लिख दिया बेटा? लिमिटेड लिख दिया। ठीक है, तो अब आप देखो, एक्सेस अमोनिया का क्लोरीन से रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब ये एक्सेस रिएजेंट है, वो लिमिटेड है। और एक बार ये लिमिटिंग रिएजेंट और क्लोरीन किसकी तरह काम कर रहा है? एक्सेस। अब ध्यान सुनना है ना, ये लिमिटेड है, क्लोरीन एक्सेस है। क्लोरीन जब ज्यादा है तो क्लोरीन भरपूर है तो वो इस पे भी अटैक करेगा और इस पे भी अटैक करेगा। दोनों पे अटैक करेगा तो दोनों का क्या बनेगा बेटा? क्लोराइड। तो नाइट्रोजन का क्लोराइड कौन बनेगा? NCl3। और हाइड्रोजन का क्लोराइड क्या बनेगा? HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड अलग नहीं है, ये जो Cl- लिखा है ये यही है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है आपके सामने ना। तो ये आपके काम का प्रोडक्ट नहीं, काम का प्रोडक्ट ये है। अब आप बताइए, अमोनिया में नाइट्रोजन की स्टेट कितनी होती है? -3। और N और Cl का En अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, हाइड्रोलाइसिस में ही बताया था। तो इसमें दो डाइपोल बना के बताए थे, एक बार इस पे भी प्लस और एक बार इस पे भी प्लस और एक बार इस पे भी माइनस और एक बार इस पे भी माइनस, दोनों बताए थे। तो जब नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा था वहां पर तो हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब Cl पे प्लस आ रहा था तो हाइड्रोलाइसिस हो जा रहा था।
एन और सीएल का ईएन अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, लेकिन वैल्यू वाइज सीएल इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर सीएल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ -3 और यहाँ क्या है बेटा? +3। इसका मतलब है क्या होता हुआ दिख रहा है? ऑक्सीडेशन। और आपको इसमें दिक्कत आए तो आप सीधा सा समझ लें, हाइड्रोजन हट रहा है तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी आप क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ ये एक्सेस है और ये लिमिटेड है। अब देखो, जब क्लोरीन एक्सेस था तो दोनों प्रोडक्ट में आपको क्लोरीन मिला, और इस बार ये एक्सेस है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो देखें जरा ध्यान से, तो वो प्रोडक्ट ये है। और आप थोड़ा सा इमेजिन करें तो आपको क्या दोनों प्रोडक्ट में इस बार नाइट्रोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा? बेटा मिल रहा है। और फिर मन में आता है सर नाइट्रोजन तो मिल गया, हाइड्रोजन का क्या हुआ? तो हाइड्रोजन देखो यही कंपनसेट हो गया, 3 से 4 हो गया, मतलब बढ़ गया। तो दोनों में हाइड्रोजन नहीं मिलेगा क्योंकि हाइड्रोजन एक ही कंपाउंड में यूज हो गया। ठीक है, तो आप देखो इसमें यहां नाइट्रोजन कौन था बेटा? -3। यहां पर नाइट्रोजन क्या बन रहा है बेटा? 0। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और ये वाला प्रोडक्ट ये है, ये वाला प्रोडक्ट ये है। तो आपका मेन प्रोडक्ट ये है यहां पर, और यहां पर मेन प्रोडक्ट कौन है बेटा? ये है। बाकी ये जो Cl- है यहां पर HCl को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो NH4Cl है यहां पर Cl- को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन। चलो बेटा, है ना। अब ये यहाँ पर जो कंपाउंड है उसको खत्म करने के बाद आपके सामने कुछ अदर है ना मिसलेनियस चीजें लिखी जा रही है, जिसमें ये जो ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम पे। और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, अब ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए आपको आना भी चाहिए। इसमें मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, फैक्ट है, याद ही रखना एक तरह से। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शंस होते हैं, सारी चीजें लैटिस पे डिपेंड करती है, बट चेंज क्या है वो समझ लीजिए आप। बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना, थोड़ा सा उससे रिलेट करिएगा। जब आपने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था तो ग्रुप 16 का जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, कोई नहीं। यही ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का था, यही ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का, तो इसमें कुछ भी अलग से याद नहीं करना। 15 और 17 में चेंजेस, 15 और 17 में क्या चेंजेस है? बॉइलिंग पॉइंट जब मैंने बताया था तो मैंने यहाँ BiH3 भी लिया था, क्योंकि मैंने बोला था कुछ बच्चे ऐसा याद करते हैं सेकंड लास्ट, तो वो BiH3 आती है, सेकंड लास्ट वाला मामला खराब हो जाएगा, है ना। इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट में BiH3 का वैल्यू एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, और इसीलिए हम BiH3 को नहीं ले रहे हैं। ठीक, इसमें क्या था ध्यान सुना, जब बॉइलिंग पॉइंट पड़ा था तो ये इधर था और ये इधर था, ये दोनों आपस में इंटरचेंज थे। और यहां पर भी जब आपने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था तो ये दोनों इंटरचेंज थे। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको अगर पता है, ग्रुप 16 का मेल्टिंग पॉइंट वही रहेगा। 15 और 17 ऑड ऑड वालों में जो लास्ट के दो उनको घुमा देना आपको, बस जो ऑर्डर वहां था वो ऑर्डर उसका रिवर्स यहां पर आ जाएगा। तो लास्ट के दो घुमाने, फैक्ट है, याद रखना है आपको, डेटा बेस्ड है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। इसमें कुछ और रिएक्शंस आपको बताई जा रही है, मिसलेनियस रिएक्शन है, याद कर सकते हो तो कर लेना, वरना आपकी मर्जी है। ठीक है, चले इधर देखें।
ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, इनकी बात करें। पहले आइए यहां पर, क्या हमने क्लोरीन का कौशिक दास से कोल्ड एंड डाइल्यूट में रिएक्शन कराया था बेटा? यस। और जब ये रिएक्शन कराया था तो मैंने बोला था ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, दो टुकड़े होंगे, एक तो मिनिमम NaCl और एक हाइपो अस वाला प्रोडक्ट NaOCl, ये मिला था आपको। यहां पर ये -1 है और यहां पर ये क्या बेटा? +1। आगे आइए। अब इसके बाद इस रिएक्शन को देखें जरा, यहां पर Cl कौन सी स्टेट में आ गया बेटा? +1, यहां पर आ गया +3, यहां पर क्या आ गया? +5। आप क्या कर रहे हैं, यहां Cl 0 पे था, Cl का रेंज होता है -1 से लेकर +7, तो +1 +3 +5 उस रेंज के बीच बीच में। और अगर कोई एलिमेंट अपने इंटरमीडिएट स्टेट में होता है तो उसका क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, मतलब ये भी बेसिक मीडियम में जाके क्या हो जाएंगे? डिस्प्रपोर्शनेट होंगे। और डिस्प्रपोर्शनेट होके मिनिमम वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो मिनिमम वाला प्रोडक्ट तो तीनों में मिलेगा, पर मिनिमम के बाद वहां क्या मिला था? हाइपोअस। ये तो खुद ही हाइपोअस है, तो अब यहां पर हाइपोअस नहीं मिल सकता। अस से ऊपर कौन सा एसिड आएगा? इक। अस से ऊपर कौन आएगा? हाइपोअस से मत देखना, बस अस से देखना। अस से ऊपर कौन आएगा? इक। तो यहां ये इक पे जाएगा, क्योंकि आप देखिए बार बार जब ये ऑक्सीडाइज हो रहे थे तो ये कहां पर जाकर रुक रहे थे? इक एसिड पे रुक रहे थे, पीरियोडिक पे नहीं रुक रहे थे, इक एसिड पे रुक रहे थे। वही काम क्लोरीन भी करता है। तो क्लोरीन इक एसिड पे रुकेगा और इक एसिड पे इसका स्टेट क्या हो जाएगा बेटा? +5। यहां पर भी ClO3 -1 -1 +5। पर अगर आप इसको डिस्प्रोपोर्शनेट करा के इक एसिड पे ले जाओगे तो खुद ही इक एसिड है, तो इसके लिए और हायर वाला एसिड बनेगा, मतलब इसमें इक नहीं मिलेगा। कौन मिलेगा बेटा? पर इक वाला एसिड मिलने वाला है, ये -1 -1 -1। ठीक है, तो एक तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? मिनिमम स्टेट, और एक आपको क्या मिल जाएगा बेटा? इक एसिड वाला आयन मिल जाएगा। यहां पर आइए, यहां पर CN2 पे आ रहे हैं। एक टर्म अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, स्यूडो हेलोजन और स्यूडो हैलाइड्स। तो स्यूडो हेलोजन और स्यूडो हैलाइड्स में CN2 आएगा। ध्यान से सुनना, आगे जाकर डी ब्लॉक में और इवन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक चीज आप पढ़ेंगे कि I- और CN- के साथ कॉपर +2 स्टेबल नहीं होता है। कॉपर +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, कॉपर +1 एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज I- इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरह से जो CN- होता है ये भी एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और क्यों? इसकी प्रॉपर्टी आयोडीन से मैच होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्यूडो हैलाइड। अब देखो I2 जो था, आयो NaOH के साथ, कौशिक दा के साथ डिस्प्रोपोर्शनेट होता था, तो इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए I2 माने। तो I2 जब डिस्प्रोपोर्शनेट होता था तो क्या बनाता था? I- और OI-। तो यहां पर भी वही होने वाला है, एक तो आपको I- मिलेगा और एक IO- मिलेगा, मतलब एक मिनिमम वाला प्रोडक्ट और एक हाइपोअस स्टेट वाला प्रोडक्ट, उस तरह का बनाएगा। तो यहां पर बनेगा CN- और OCN-। अगर यहां आप Na लेते हैं तो बनेगा NaCN और NaOCN, मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है इससे मैच होगा CN- OCN-, है ना। इस पूरे पे तो -1 ही चार्ज है, ये तो क्लोरीन का स्टेट है +1। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है। यहां पर आइए हम नेक्स्ट इसको देखें। ये वाली रिएक्शन अभी आपने पढ़ी नहीं और ये इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखनी ही है आपको। देखें क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। Cl2 का रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं, लेकिन इस बार कैसा NaOH है? हॉट एंड कंसंट्रेटेड। कोल्ड एंड डाइल्यूट में वो बना, हॉट एंड कंसंट्रेटेड में क्या होगा? पहले आप वही बनाइए, क्या बनाइए? NaCl और NaOCl, यही बनेगा। ये आपने एज इट इज बना दिया, ठीक है। ये दोनों बनने के बाद अब फर्दर क्या करना है? तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है ये प्रोडक्ट आता है NaCl और NaClO3। ये प्रोडक्ट मिलेगा कब? जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड होगा। इसके बाद आइए F2 और F2।
एक बार F2 की रिएक्शन किससे करा रहे हो बेटा, वाटर के साथ, और एक बार F2 की रिएक्शन किससे करा रहे हो, NaOH के साथ, ठीक है। F2 की रिएक्शन आज हमने पढ़ी थी वाटर के साथ। मैंने बोला था एक ही हेलोजन है वो जो नॉन स्पॉन्टेनियस I2 था, तो वहां बोला था एक ही हेलोजन ऐसा है जो वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और वो कौन था बेटा, फ्लोरीन। यहां पर कौन है, आइस। यहां पर प्रोडक्ट बनेगा ये HF और HOF। अब ये जो HF और HOF है, फिर से सुने ध्यान से, ठीक है। तो ये रिएक्शंस लिखी हुई हैं आपके सामने, नोट कर लीजिएगा इनको। और एक लास्ट पॉइंट इसमें और है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, तो एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में आपको बताया गया था कि केआई का एक्वस सॉल्यूशन लिया था, और फिर मैंने पूरा प्रोसेस समझाया था आपको डिटेल में कि केआई वाज कन्वर्टेड इनटू I2 वायलेट कलर, फिर उसका बैक टाइट्रेशन किया था सोडियम थायोसल्फेट। ऐसा एक पॉइंट लिखता है एनसीईआरटी, I2O5 जो है इट इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, पता होना चाहिए। एस्टिमेशन के दो पॉइंट्स हैं, एक तो ओजोन और एक ये I2O5 वाला।
चलिए अब यहाँ पर देखें लास्ट जो पॉइंट है पी ब्लॉक के अंदर उसको देख लेते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ आपके सामने स्यूडो हेलोजेंस और स्यूडो हैलाइड्स। ठीक है, नाम से एक बात समझ में आती है कि कोई ऐसा कंपाउंड जो हेलोजन जैसा दिख रहा हो लेकिन हेलोजन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? स्यूडो हेलोजन। और ऐसा कोई आयन जो हैलाइड जैसा दिख रहा हो लेकिन हैलाइड ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? स्यूडो हैलाइड। ध्यान सुनना, हेलोजन का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? X2 टाइप का, और हैलाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? X माइनस टाइप का। अब आप देखो ये सारे, अभी एक डेफिनेशन लिखेंगे बाद में। अब देखो इसको पूरे को X मान लो ब्रैकेट को, तो ये भी X2 है, ये पूरे ब्रैकेट को X मान लीजिए, X2 है, ये पूरा ब्रैकेट X है, इसको X2 मान ले, तो ये X माइनस X माइनस X माइनस, इसको पूरे को X माने तो ये X माइनस। तो ये हेलोजन जैसे दिख तो रहे हैं लेकिन इनमें कहीं भी हेलोजन नहीं है, ये हैलाइड जैसे दिख तो रहे हैं लेकिन इनमें कहीं पर भी हेलोजन नहीं है, मतलब इनको क्या बोल रहे हैं? स्यूडो हेलोजन, स्यूडो हैलाइड। अब एक सवाल मन में आता है कि सर ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे मॉलिक्यूल और बहुत सारे आयन हो सकते हैं, तो क्या हम हर किसी को स्यूडो हेलोजन या स्यूडो हैलाइड मानेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। स्यूडो हेलोजन या स्यूडो हैलाइड के लिए पहली शर्त, दो शर्तें हैं। पहली शर्त, जो आपने X या X माना, यहाँ पर X2 नहीं, X की बात कर रहा हूं, जो ब्रैकेट है उसको देखिए, X में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एटम होने चाहिए। कितने एटम होने चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा। आप देखो क्या यहाँ पर 2 एटम है या नहीं बेटा? है। यहाँ कितने एटम है? 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एटम। यहाँ 3 एटम है, टाइप नहीं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम बोल रहा हूँ। तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एटम होने चाहिए, और उन 2 या 2 से ज्यादा एटम में कम से कम एक नाइट्रोजन होना चाहिए। हर केस में आप देखोगे कम से कम एक नाइट्रोजन आपको दिखेगा। तो ऐसा कंपाउंड जो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बना हो, जिसमें कम से कम एक नाइट्रोजन हो, और वो अगर X2 टाइप का दिख रहा हो तो उसको स्यूडो हेलोजन, और अगर वो X माइनस टाइप का दिख रहा हो तो उसे स्यूडो हैलाइड बोलेंगे। और इनको अलग से याद मत करना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एम्बिडेंटेड लिगेंड पढ़ते हो, ये वही है बेटा। एम्बिडेंटेड लिगेंड पढ़ते हो, वही है ये, और कुछ भी नहीं है। ये लिगेंड है और उन्हीं का X2 फॉर्म बना देना। ठीक है, एजाइड आपने पढ़ाई हुआ है, तो एजाइड में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, लिख लेना। क्या बेटे? I2O5 वाला, हाँ लिख लो, इस पॉइंट को लिख लेना। I2O5 इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, I2O5 इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ CO। देखो इसका प्रोसेस भी समझा दे रहा हूं, क्योंकि अपन ने ओजोन पढ़ा है तो ये अपने आप समझ में आ जाना चाहिए आपको। ओजोन में हमने क्या मिलाया था? Ki, और Ki को वायलेट I2 में बदला था। यहां भी वही है, I2 बनाना है इसको, मेन बात ये है। तो I2O5 सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, ये ऑक्सीजन इसको देगा, ये CO2 बनेगा और ये बन जाएगा I2। फिर I2 पे वही होगा जो वहां किया था, सोडियम थायोसल्फेट से पास करेंगे, बाकी पूरा प्रोसेस है। वहां पर Ki को I2 बनाया था, ये I2O5 को I2 बनाएंगे, बस ये है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम होता है। चले आइए, स्यूडो हैलोजन स्यूडो हैलाइड स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। व्हेन टू और मोर एटम्स, ब्रैकेट में लिखिएगा, आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज नाइट्रोजन, out of which at least one is nitrogen. When two or more atoms, out of which at least one is nitrogen, form a compound, ऐसा लिखें, form a molecule oblique ion, form a molecule oblique ion of the type X2, of the type X2 oblique X minus, of the type X2 oblique X minus, then they are known as pseudo halogens oblique pseudo halides. Then they are known as pseudo halogens oblique pseudo halides. Then they are known as pseudo halogens oblique pseudo halides. ठीक है, एग्जांपल्स आपके सामने लिखे, मैंने बता दिया है ना, इसको अलग से याद करने मत बैठना, आपको बस ये पहचानना आना चाहिए। कोई भी आ सकता है, एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेनली यही दिखेंगे आपको, तो इनको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, और जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कौन बोला कल? कौन बोला? ये गेट खुला है, समझे? कल परसों नरसों जब पढ़ना हो निकल जाओ, अगले साल आओ सीधे। ज्यादा पैसा रखा घर वालों ने, है ना?
पढ़ने आए हो तो औकात में पढ़ो, ध्यान रखो इस बात को, समझ गए? नोटंकी उसके साथ किया करो जिसके साथ चल जाए, हर किसी के, है ना, बोलना नहीं चाह रहा मैं ज्यादा। कल वल दूसरों में किया करो, कल भी किया था तुमने किसी में, कल याद है? वैसे टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। तुम्हारी इनऑर्गेनिक की डेट खत्म हो चुकी है, ये भी ध्यान रखना। ये पी ब्लॉक जैसे पढ़ा है ना, तो 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। इस साल सिलेक्शन हो ना हो, ढंग से पढ़ लिया है तो कम से कम अगले साल सेल्फ स्टडी करोगे तो भी समझ में आ जाएगा पी ब्लॉक। समझा करो इन चीजों को। लेक्चर गिनती के मिलते हैं, तुमको एक्स्ट्रा पढ़ाने का शौक हमको भी नहीं है, और ज्यादा टाइम क्यों लिया जा रहा है? ताकि तुम्हारा फायदा रहे। मैं जितने ज्यादा फेस पढ़ाऊंगा मुझे उतना फायदा मिलेगा, तुमको ज्यादा पढ़ाने से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। तुमको ज्यादा टाइम दे के पढ़ा रहे हैं उसमें मेरा घाटा है, और तुम्हारे को कुछ समझ नहीं आता भी, तो तुम 5 साल के कैंडिडेट हो, तो लिटरली तुम 5 साल के कैंडिडेट हो, वो सिस्टम यही चाहता है तुमसे, समझे? एक साल ये अच्छा पढ़ लो, अगले साल वो अच्छा पढ़ लो, तीसरे साल 2 चीजें अच्छी पढ़ लो, चौथे साल और अच्छा पढ़ लो, 5वें साल तुमको समझ में आ जाता है किससे पढ़ना है, फिर तुम पढ़ते हो किससे पढ़ना है, और 5 साल पैसे अंदर हो जाते हैं। तो बेवकूफ मत बनो। और सिलेबस कैसे खत्म करना होता है, वो जो यहाँ खड़ा होता है, कोई भी खड़ा होता है, उसको पता होता है कि सिलेबस कम टाइम में कैसे खत्म कराना है, समझ गए? तो रिएक्शन सिर्फ लिख दी जाती है और लिख दी जाएंगी। तो तुम्हें वो जो पर्चा मिलता है संडे को, उसको तुम कैसा भी भरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको पढ़ाना है वही पढ़ाएगा। तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे कुछ करने से चेंज हुए हैं जो पहले वाले भी, तो तुम गलत फहमी में हो, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, ये भी ध्यान रखना। तुम जिस एज से गुजरे हो ना, उतने साल साल की एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं यहाँ लोग बात, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितनी खेपे निकाली हैं, और हमारे जैसे भी पता नहीं कितने यहाँ इधर से निकल चुके और आ चुके। तो जो पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ो, सिलेक्शन लेना है, इस साल नहीं होगा तो अगले साल होगा, पर जब पढ़ रखा होगा इस साल, तब अगले साल भी होगा, वरना अगले साल फिर से जीरो से स्टार्ट करोगे। ये समझो, तो समझ में आता हो तो समझो, वो नहीं तो जो करना है वो करो। पैसे हैं आपके, साल हैं आपके, लिटरली किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता बेटे। यू आर जस्ट अ कस्टमर, यू आर जस्ट अ कस्टमर। तुम्हें लगता हो कि ऐसा है और वैसा है, तो सुनते रहो और मानते रहो। दुनिया बहुत मायावी है, आपके सामने बहुत बड़े माया जाल बिछा दिए जाएंगे, और आप मस्त होते रहोगे, अरे वाह क्या चल रहा है, वाह, चलता रहेगा। आओ, दो, बैठो, जाओ, एग्जाम दो, फिर आओ, दो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है? तो अगर ये कल वल करना हो ना, तो लिटरली मैं तो बिल्कुल कॉलेज मोड में पढ़ा, तो जिसको बैठना हो बैठो, ये उठो, इधर से निकल जाओ, इतना लोड पालना ही नहीं।
तो ये तो सोचे ही मत करो कि सर क्या बोलेंगे, मेरे को कोई फर्क पड़ता है, मेरे को तो किसी को ऊपर से नीचे तक फर्क नहीं पड़ता, मेरे को थोड़ा बहुत पड़ भी जाता तुम्हारे लिए। उठा करो, बैग उठाया करो, चले जाया करो, बीच में भूख लगे गए अपने, खा पी के आ गए, प्यास लगी सुसु आई गए, फ्री होके आ गए, कोई दिक्कत नहीं बेटे। पढ़ना आपको है, या सिर्फ पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ना आपको ही है। पेपर मैं नहीं दे के आऊंगा, पेपर आपको ही देना है। मुझे पेपर देना होता या इंस्टीट्यूट को पेपर देना होता तो 1-1.5 लाख के बदले 10 लाख ले लिया जाता है आपसे, बोले जाओ सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए? उसमें भी उन्हीं का होता जिनमें कुछ लोग जाते ढंग के पेपर देने, है ना? हाँ, वरना तो कुछ ऐसे भी है जो जाएंगे तो तुमसे भी कम नंबर लेके आएंगे, ये फैक्ट है। समझ गए ना? ये चैप्टर पढ़ा दिया ना, अब ये पढ़ाने के बाद डायरेक्ट पीरियोडिक का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आधे तो वो भी नहीं बता पाएंगे, या कल का पूछ लोगे वो भी नहीं बता पाएंगे, है ऐसे बहुत है। तो समझदार बनो, अपना बेवकूफी मत करो। ये जो 20 मिनट अभी पढ़ाए जाते हैं ना, 20 मिनट जो लेक्चर में बर्बाद हुए, ये तुम्हारे 20 मिनट कम हुए, मेरे को तो जब खत्म करना है मैं तभी खत्म करूंगा। अभी ये जो रिएक्शन लिखा ही ना एक्स्ट्रा, तो उड़ा दी जाती, खत्म हो गया, तुम्हें तो हवा ही नहीं लगती कि ये है कहाँ। तुम अपने आप को कितना भी होशियार समझ लो, तुम्हारी बुद्धि इतनी सी ही है, ये समझो, और इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए। तुम्हें जब तुम्हारा काटना होगा ना तो बिल्कुल लिटरली काट दिया जाएगा तुम्हें, मतलब कह रहा हूं लिटरली खबर ही नहीं होगी तुमको कि हो गया मेरे साथ। पर एग्जाम में अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी आ गया ना, ये इतना क्यों बताया जा रहा है, ये उन 1 या 2 बच्चों के लिए बताया, सबके लिए नहीं बताया जा रहा है, मुझे मालूम है कोई नहीं पढ़ेगा। ये उन 1 या 2 बच्चों के लिए बताया जा रहा है जो लिटरली पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते, जो डिवोटेड है कि मुझे इस साल सिलेक्शन लेना है, जिनके घर की परिस्थिति खराब रही होगी, वो चाहते होंगे, माँ बाप से लड़के आए होंगे कि करवा दो इस बार, करवा दो इस बार, एडमिशन ले लूंगा, सिलेक्शन ले लूंगा। ये उनके लिए बताया जा रहा है। जो 10 नंबर से रह गए होंगे, 5 नंबर से रह गए होंगे, उनके लिए बताया जा रहा है। समझो ये बात, ये है, भरते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हर साल आओ, मोस्ट वेलकम। आपसे आंखों पर आइए, समझे? आप पैसे दोगे तो हमारी रोजी रोटी चलेगी, ठीक है? तो बेवकूफ मत बनो, पढ़ लो। तो किसी को अगर अभी तक हकीकत पता चल गई हो कि मेरा इस साल नहीं होने वाला, तो बेटा इस साल पढ़ लो, ताकि नेक्स्ट ईयर कम पढ़ना पड़े। ये भी समझो, कुछ ऐसे फ्री हो जाते हैं बिल्कुल आप लोग, अरे इस साल तो होना ही नहीं, छोड़ो मस्ती करते, अबे इस साल कुछ तो स्ट्रॉन्ग कर लो, अगले साल यहाँ कौन खड़ा होगा तुम्हें नहीं पता, और तुम्हें लगता है कि तुम बुला लोगे किसी को और किसी को भेज दोगे। ये ध्यान रखो तुम, कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसीलिए पढ़ लो बेटा। कोई अगर पढ़ा रहा है, मैं नहीं किसी की भी बात कर रहा हूं, कोई अगर ईमानदारी से पढ़ा रहा है आपको तो पढ़ लिया करो उससे, समझो इस बात को। तुम्हें ज्यादा पढ़ाने से किसी का कुछ ना बनना है, ना किसी का कुछ बिगड़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एडिशन कंपाउंड, ठीक है? अब जो एडिशन कंपाउंड होते हैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आता है डबल सॉल्ट, जिनको बोला जाता है लैटिस कंपाउंड, और दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि आपका चैप्टर है मेनली, है ना? तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, बट यहां तक पहुंचने के पहले आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कर रहे हैं एडिशन कंपाउंड क्या होता है, हेडिंग डालिएगा एडिशन कंपाउंड, लिखिएगा इसके अंदर, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन
when aqueous solution of two or more salts are mixed together, when aqueous solution of two or more salts are mixed together, and then their crystallization is done, and then their crystallization is done, and then their crystallization is done, then the crystals obtained are called addition compounds. Then the crystals obtained are called addition compounds. Then the crystals obtained are called addition compounds. ठीक है, तो ये जो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं इनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहा जाता है. तो कभी ये नाम आ जाए बाय चांस, बट ठीक है, आप तो एडिशन कंपाउंड में काम चल जाएगा आपका. तो देखिए एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ध्यान समझिएगा, प्रोसेस समझिएगा. आपके पास सपोज एक सॉल्ट सोल्यूशन है, मान लीजिए ए बी टाइप का सॉल्ट है, इसका आपने क्या बनाया, एक्वा सोल्यूशन बनाया. साथ ही साथ आपके पास एक सी डी या एक्स वाई टाइप का सॉल्ट है, इसका भी आपने क्या बनाया बेटा, एक्वा सोल्यूशन बनाया. और ये आपके सामने एक बीकर में इसको और इसको हमने क्या कर दिया बेटा, मिक्स कर दिया. जब मिक्स कर दिया तो ए बी एक्स और वाई आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए. पर अभी ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में. इस एक्वस फॉर्म का क्या कराया जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन किया जाएगा. और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वाटर जो है उसको इवेपोरेट करा के क्रिस्टल्स के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में लाया जाता है. ये जो क्रिस्टल्स आपको मिल रहे हैं, इन क्रिस्टल्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एडिशन कंपाउंड बोल रहे हैं. और ये जो एडिशन कंपाउंड है, अब सुना आगे, इन एडिशन कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तो डबल सॉल्ट और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. अब ये कैसे डिसाइड होता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, ध्यान सुनना, पहले समझा दे रहा हूं फिर लिखवाता हूं. जब आपने एक क्रिस्टल को पानी में डाला, ये, और इस क्रिस्टल को भी पानी में डाला, तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज बनेगी. या तो ये क्रिस्टल पानी में जाके कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, इस तरह से अल्फा 1 हो जाएगा, और या फिर ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, मतलब अल्फा लेस देन 1 होगा. तो अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो इस तरह के एडिशन कंपाउंड जो पानी में जाके 100% डिसोसिएट होते हैं उनको डबल सॉल्ट बोला जाता है. और ऐसे एडिशन कंपाउंड जो पानी में जाके पार्शियली डिसोसिएट होते हैं वो आपका चैप्टर है, और उसे क्या बोला जाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. तो आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जब बनता है, डब्बा होता है, डब्बे के बाहर होता है, बाहर वाला पार्ट डिसोसिएट होता है लेकिन बाकी पार्ट डिसोसिएट नहीं होता. तो उसका 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं होगा, वो 100% से कम, मतलब पार्शियली डिसोसिएट हो रहा होगा. दूसरी बात, ये एक को 100% डिसोसिएट होंगे, अभी दोनों के बारे में पॉइंट्स लिखेंगे. पहली बात, डबल सॉल्ट कैसे बनेगा, तो ये देखो, यहां से मिलकर बना है एडिशन कंपाउंड. तो सर ठीक है, एडिशन कंपाउंड मिल गया. एडिशन कंपाउंड को कैसे लिखेंगे, डॉट में, मतलब ए बी इस तरह से, डॉट एक्स वाई इस तरह से अगर डॉट लगा जाता है, जैसे एलम याद करिए, K2SO4 डॉट Al2SO4, तो ये डॉट वाले जो कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड. अब एडिशन कंपाउंड ही डबल सॉल्ट हो सकता है और एडिशन कंपाउंड ही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो सकता है. तो ध्यान सुनना, सर ऐसा कोई कंपाउंड आया तो हमें ये तो पता चल गया कि एडिशन कंपाउंड होगा, लेकिन उनमें से कौन डबल होगा कौन कॉम्प्लेक्स होगा हमें कैसे पता चलेगा. प्रैक्टिकली तो इसको पानी में डिसोसिएट करके पता किया. तो एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि जो पेज आया उसको फाड़ा और पानी में डाल के देख लिया कि जो कंपाउंड लिख के दिया डॉट करके पानी में घुल गया तो डबल सॉल्ट होगा, पानी में नहीं घुला तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा. ये वहां नहीं कर सकते. तो अपने को कैसे पता करना है, ध्यान सुनिए. जब दोनों सॉल्ट का 1:1 रेशो हो, मतलब इक्विमोलर रेशो हो, तो डबल सॉल्ट मिलेगा. और जब दोनों सॉल्ट में से कोई एक एक्सेस में हो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिलेगा. मतलब अगर ये ए और बी आपको इस तरह से दिख रहे हैं तो ये डबल सॉल्ट है, और दोनों में से कोई एक, सपोज एक्स वाई हमने ऐसा ले लिया, इस तरह का रेशो आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा. ठीक है. तीसरी बात, अगर डबल सॉल्ट पानी में गया तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा. अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ तो पानी में कंपाउंड का आइडेंटिटी होगा या आयंस का आइडेंटिटी होगा, आयंस. तो इसके बारे में बोला जाता है कि जो डबल सॉल्ट होता है ये पानी में जाके अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है. ये कंपाउंड का टेस्ट नहीं दिखाएगा, ये आयंस का टेस्ट दिखाएगा, क्योंकि पानी में कंपाउंड नहीं बचा, आयंस बचे हैं. इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा ये पानी में जाके कंप्लीटली डिसोसिएट होगा या पार्शियली, पार्शियली. तो इसके बारे में बोला जाता है कि ये पानी में जाके अपनी आइडेंटिटी को सस्टेन करता है, थोड़ी बहुत आइडेंटिटी बचा लेता है, पूरी तरह से ये डिकम्पोज नहीं होता है. तो इसके बारे में स्टेटमेंट लिखेंगे, जहां तक अभी आपने लिखा है उसके आगे नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स. एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स. पहला लिखें, पहला लिखें डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड.
डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड। अभी जो डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड लिखा है इसके बारे में 3 पॉइंट्स लिखेंगे, है ना, तो ABC या 1 2 3 डाल के जैसा भी हो लिखते जाएगा। डबल सॉल्ट के बारे में पहला पॉइंट लिखे, व्हेन एडिशन कंपाउंड is formed, when addition compound is formed by mixing equimolar ratio, when addition compound is formed by mixing equimolar ratio, of salts, है ना, तो एडिशन कंपाउंड के जो सॉल्ट लिए थे आपने AB और XY, उनका अगर आपने इक्विमोलर रेशियो लिया तो क्या मिलेगा आपको, जो एडिशन कंपाउंड मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। ठीक है, तो इक्विमोलर रेशियो ऑफ सॉल्ट्स। सेकंड पॉइंट लिखें इसके बारे में, दे कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, दे कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, दे कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। और तीसरा पॉइंट लिखें, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। चलिए, ये तो बात हो गई बेटा डबल सॉल्ट के बारे में। डबल सॉल्ट के कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जांपल जो आ रहा है, एलम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो एलम में आ जाता है पोटेश एलम की बात करें, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। सुने ध्यान से, अब देखिए डॉट अगर दिख रहा है इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड होगा, एडिशन कंपाउंड होगा। अब एडिशन कंपाउंड में वाटर को साइड में रख देना, इसको कंपाउंड मतलब इसको सॉल्ट मत मान लेना है, तो पानी है, इसको साइड करिए। अब ये और ये दो सॉल्ट है, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, मतलब दोनों का कैसा है, इक्विमोलर रेशियो। तो ये कौन सा सॉल्ट, कौन सा एडिशन कंपाउंड बनेगा, डबल सॉल्ट बनेगा या कॉम्प्लेक्स बनेगा, डबल सॉल्ट बनेगा। और ये हम पढ़ चुके हैं कि ये एलम एक डबल सॉल्ट होता है, इसका अल्कलाइन और एक्वस, है ना, मीडियम में हमने बात भी करी थी। पानी में जाके ये किसका टेस्ट देगा, एक तो पोटेशियम आयन का टेस्ट देगा क्योंकि 100% डिसोसिएट होगा। क्या ये K2SO4 का टेस्ट देगा, क्या नहीं, ये किसका टेस्ट देगा, K+ का। किसका टेस्ट देगा, Al+ का। किसका टेस्ट देगा, सल्फेट का, आयंस का टेस्ट देगा। इसी तरीके से अगर आपने 12th प्रैक्टिकल्स दिए हैं तो लैब में क्वेश्चन पूछा गया होगा, है ना, अगर वाइवा लेने एक्सटर्नल आया होगा तो ये पूछता है फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, या मोहर सॉल्ट बोलते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH2SO4 थ्राइस डॉट 6H2O। नाम यहीं पे छुपा हुआ है। मोहर सॉल्ट को बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, समझिएगा। पानी में जाके फेरस आयन देगा, अमोनियम आयन देगा, सल्फेट आयन देगा। फेरस और अमोनियम कैटायन है और सल्फेट एनायन है, तो फेरस का सल्फेट, अमोनियम का सल्फेट डॉट 6H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। और तीसरा एक कंपाउंड आएगा और जब हम लोग पढ़ेंगे, कार्नेलाइट, और कार्नेलाइट का एग्जांपल होता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। तो आप इन सब में वाटर को अगर भूल जाए और बाकी सबको आप देखें तो 1:1 रेशियो आपको देखने को मिलेगा। और 1:1 रेशियो मतलब इस तरह का जो एडिशन कंपाउंड है उसको क्या बोला जाता है, डबल सॉल्ट बोला जाता है। चलिए, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट टाइप अभी हम लोगों ने समझा एडिशन कंपाउंड का, जो कि डबल सॉल्ट था। अब सेकंड टाइप जो है, जो चैप्टर है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। तो है ना, दे आर ऑफ 2 टाइप्स में, फर्स्ट टाइप तो हो गया डबल सॉल्ट। सेकंड टाइप पे आइए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑब्लिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑब्लिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑब्लिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहला पॉइंट लिखिएगा, when addition compounds are formed by mixing, when addition compounds are formed by mixing any one of the salt in excess, any one of the salt in excess. Second point लिखें, they partially ionize in aqueous solution, they partially ionize in aqueous solution. और थर्ड पॉइंट लिखें,
they retain their identity. They retain their identity in aqueous solution. They retain their identity in aqueous solution. Retain मतलब पूरी तरह से retain नहीं करता, but पूरी तरह से आयनाइज भी नहीं होता, उसको बोला जाता है कि सस्टेन कर लेते हैं अपनी आइडेंटिटी. एग्जाम्पल आपके सामने वहां लिखा हुआ है, उसको नोट कर लें. डिस्कशन कल करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि पूरा चैप्टर ही यही है, तो बस इसको लिख लीजिए फिलहाल में, बाकी जो भी पॉइंट्स होगा कल डिस्कस किया जाएगा, है ना. नोट कर लीजिए इसको.